सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस अमेजिंग अमेजिंग रिवीजन सेशन ऑफ योर फेवरेट ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न जो मेरा ये मानना है बड़ा ही सिंपल और स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आप इसको एकदम बढ़िया वाली सही अप्रोच से पढ़ते हो मजा आ जाता है। सबसे पहले आ जाओ, बेसिक्स कवर करते हैं जो आप इंटर में पढ़ते थे। गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर इसका क्या मतलब है। हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये सोच के बनाएंगे कि जो एंटिटी है ये कल ही बंद हो जाएगी। नो 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 नो, एंटिटी विल कंटिन्यू द ऑपरेशंस फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर। चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। अब एक बात समझना, मार्केट में दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। एक है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक है स्पेशल पर्पस। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर ऐसे 800 जो आप स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाते हो, उसमें आपकी मर्जी है। उसमें आपकी मर्जी है, भले ही गोइंग कंसर्न यूज करो या ना यूज करो, आपकी मर्जी है। बट जब बात होती है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड फॉर कॉमन यूजर, यहां तो आपने गोइंग कंसर्न बेसिस यूज करना है। अनलेस मैनेजमेंट का इंटेंशन है टू लिक्विडेट और सीज द ऑपरेशन, या इसके पास कोई और चारा नहीं है, इसको एंटिटी बंद ही करनी पड़ेगी। तो अगर एंटिटी बंद करनी पड़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है गोइंग कंसर्न अपन यूज नहीं करेंगे। बट अदरवाइज वी विल ऑलवेज गो अहेड विद गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या नहीं है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो जैसे आपके एसेट और लायबिलिटी आप रिकॉर्ड करते हो ना एज पर एएस और इंड एस, वैसे ही आपने रिकॉर्ड करने ये मान के कि मैं एसेट रियलाइज कर लूंगा, मैं लायबिलिटी पे कर लूंगा इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है सर। बट अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट नहीं है ना, तो फिर आप लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करोगे। लिक्विडेशन का मतलब है अब जो आप अपने एसेट्स रिकॉर्ड करोगे ये मान के रिकॉर्ड करोगे कि अब इनकी जो भी वैल्यू है वो वही है जो इनकी सेलिंग वैल्यू है। जो भी इनकी सेलिंग वैल्यू है उसी पे आपने इनको रिकॉर्ड करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक पीपी है जिसकी वैल्यू इन यूज है 5 लाख, सेलिंग प्राइस है 3 लाख, कितने पे रिकॉर्ड करूं? 3 लाख पे रिकॉर्ड करो। इट विल बी रिकॉर्डेड एट 3 लाख रुपीज बिकॉज नाउ यू आर फॉलोइंग लिक्विडेशन बेसिस। अब आपके लिए वैल्यू इन यूज का कोई यूज नहीं है, वैल्यू इन यूज का कोई यूज नहीं है। क्या ये बेसिक सबको समझ आते हैं? हाँ सर, ये बेसिक्स हम सबको समझ आते हैं। अब सवाल आता है मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चुपचाप गोइंग कंसर्न को असेस करो और जो भी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल दो। ठीक है सर। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यू कैन से इज अ 2 स्टेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से समझना, 2 स्टेजेस पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। एक तो आज, एक कल। एक आज एक कल। मैंने कहा आज का मतलब है आज की डेट में देखो एंटिटी के ऑपरेशन चल रहे हैं क्या। अगर एंटिटी के ऑपरेशन आज की डेट में चल रहे हैं, एंटिटी का धंधा चल रहा है, मतलब गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। सारे बच्चे बोलो, आज की डेट में अगर ऑपरेशन चल रहे हैं मतलब गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। तो आपने लेना है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस एंड कंक्लूड दैट गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट और नॉट एज ऑन टुडे। ठीक है सर। अगर आज गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है फिर आप करो कल की चिंता। कल की चिंता यानी कंक्लूड, कहीं कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी तो नहीं, कल को जाके एंटिटी पे कोई भारी पेनल्टी तो नहीं लगेगी जिससे एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाए। तो उस मटेरियल अनसर्टिनिटी को लेके भी आपको एविडेंस लेके चलने हैं। अब मान लो सर एक ऑडिट रिपोर्ट है, मान लो एक ऑडिट रिपोर्ट है और उस ऑडिट रिपोर्ट में आपने बोला गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट। ओ, आपने बोला कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं अब ये गारंटी हो गई? अब ये गारंटी हो गई कि एंटिटी विल ऑलवेज बी अ गोइंग कंसर्न? जल्दी से बताओ, क्या आप ये गारंटी दे रहे हो कि एंटिटी हमेशा गोइंग कंसर्न रहेगी? मैंने कहा नहीं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम ज्योतिषी नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम एस्ट्रोटॉक ऐप वाले नहीं है कि तुम्हारा हाथ देख के बता दे कि तुम्हारा गोइंग कंसर्न रहेगा या नहीं। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट और मटेरियल अनसर्टिनिटी नहीं है, दैट डज नॉट मीन इट इज अ गारंटी ऑफ गोइंग कंसर्न। हम गारंटी नहीं दे सकते अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। क्यों? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। हमेशा इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग का दबाव ज्यादा रहता है इस एरिया में, तो इस वजह से हम गारंटी नहीं दे सकते। और जहां जहां इनहेरेंट लिमिटेशन, वहां वहां प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, वहां वहां अब आपको इस पूरे ऐसे के दौरान अलर्ट रहना पड़ेगा। क्या पता कब कहां इवेंट और कंडीशन मिल जाए, कब कहां इवेंट और कंडीशन मिल जाए दैट कैन अफेक्ट द गोइंग कंसर्न। अब समझना, 3 तरह के इवेंट्स एंड कंडीशन होते हैं, बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले फाइनेंशियल इवेंट, फिर ऑपरेटिंग इवेंट, फिर अदर इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट वो है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, नेट लाइबिलिटी पोजीशन, नेट करंट लाइबिलिटी पोजीशन। फिर उन लाइबिलिटी में से जो फिक्स टर्म बोरोइंग्स हैं
उन फिक्स टर्म बोरोइंग्स की मैच्योरिटी आ रही है, अब आप मैच्योरिटी पे नहीं कर पा रहे। जो करंट लायबिलिटी है उनको भी आप टाइम पे नहीं कर रहे, क्रेडिटर को टाइम पे नहीं कर रहे। अब क्योंकि आप क्रेडिटर को टाइम पे नहीं कर रहे, तो क्रेडिटर कह रहे क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं देगा, कैश ऑन डिलीवरी पे शिफ्ट कर रहा है, क्रेडिटर सपोर्ट करके रेडी नहीं है। तो जितने भी लायबिलिटी वाली दिक्कतें होती है सब फाइनेंशियल इंडिकेटर में जाती हैं, ठीक है सर। फिर आपकी कंपनी में लॉसेज हो रहे हैं, कौन से वाले? ऑपरेटिंग लॉसेज, देयर आर हाई ऑपरेटिंग लॉसेस, नेगेटिव कैश फ्लोज, आप डिविडेंड नहीं बांट रहे, तो ये सब क्या है? ये सब फाइनेंशियल इंडिकेशन है। तो कहीं ना कहीं जितने भी फाइनेंशियल इंडिकेशन है आपकी बुक में भी मैंने दे रखे हैं, अगर आप लास्ट में जाओगे ऐसे 570 के, हाँ सर, तो यहां से आप कम से कम 4 से 5 पॉइंट आराम से कर लेना। मैं एक बार आ जाओ, साथ साथ रिवाइज भी करा देता हूं। कोई भी 4 से 5 पॉइंट आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले लाइबिलिटी वाले पॉइंट, नेट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी पोजीशन, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या है? लाइबिलिटी दो तरीके की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की मेच्योरिटी आ रही है बट आप उसको रिन्यू या रीपे नहीं कर पाओगे, एक और पॉइंट हो गया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग से आप क्या कर रहे हो? लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंसिंग कर रहे हो, तो वैसे ही आप पे नहीं कर पाओगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग का एग्जांपल बताओ, क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो क्रेडिटर ने फाइनेंशियल सपोर्ट विड्रॉ किया, जिससे क्या हुआ? क्रेडिट की जगह कैश ऑन डिलीवरी। तो कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो कोई भी 5-6 पॉइंट्स आप आराम से कवर कर सकते हो। बाकी लॉसेस वाले पॉइंट है, ऑपरेटिंग लॉसेस, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ डिविडेंड, नेगेटिव कैश फ्लोज और एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज। सर लगे हाथों ऑपरेटिंग भी बता दो। मैंने कहा ऑपरेटिंग के लिए आपको यहां पे सप्लाई चेन आनी चाहिए। सप्लाई चेन में क्या होता है? सबसे पहले रॉ मटेरियल के सप्लाईज आते हैं, मैंने कहा नहीं आ रहे। मान लो सप्लाईज आ रहे हैं बट सप्लाईज पे काम करने के लिए वर्कर नहीं है। अच्छा, वर्कर कौन से नहीं है? फैक्ट्री वाले भी नहीं है, ऑफिस वाले भी नहीं है, की मैनेजरियल पर्सन भी नहीं है। अभी अगर आपको पता हो इंडसइंड बैंक में इनका जो सीईओ वगैरह है वो रिजाइन मार गया, ओ माय गॉड। तो जब भी कंपनी के बड़े बड़े सीईओ चेयरमैन रिजाइन मारते हैं, गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो सकता है। और क्या हो रहा है सर? मैंने कहा और सप्लाईज मान लो आ गए, वर्कर्स भी हैं, आपने प्रोडक्ट रेडी किया बट मार्केट में गए तो मार्केट ही नहीं है, कस्टमर की डिमांड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। तो ये सब सप्लाई चेन वाले क्या है? ये आपके ऑपरेटिंग इंडिकेटर है। तो एक बार अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहां से ऑपरेटिंग इंडिकेटर एक बार पढ़ लेना, ठीक है सर। अब आओ मेरे साथ, अगले इंडिकेटर क्या है सर? अगले हैं अदर इंडिकेटर। ये अदर इंडिकेटर किसकी बात करते हैं? आपसे कोई नॉन कंप्लायंस हो गई लॉ रेगुलेशन की, जिस वजह से हाई लीगल क्लेम आ गए, आपके ऊपर कोई कैटेस्ट्रॉफ आ गया, लाइक कैलेमिटी, भूकंप आ गया, फ्लड आ गया, ऐसी कोई दिक्कतें आ गई जिसकी आपने इंश्योरेंस नहीं ले रखी, तो ये सब क्या है? ये सब अदर इवेंट्स एंड कंडीशन है। तो इनको भी अगर आप ध्यान से देखो तो आप इनको फ्लो में याद रख सकते हो। सबसे पहले कंपनी ने करी नॉन कंप्लायंस, किसके साथ? सीएसआर रिक्वायरमेंट, यानी कैपिटल स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जब भी नॉन कंप्लायंस करोगे तो क्या होगी? लीगल प्रोसीडिंग विच कैन रिजल्ट इन क्लेम्स जो एंटिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। हो अच्छा, जब एंटिटी पे इतने भारी क्लेम होंगे तो एंटिटी भगवान से क्या प्रे करेगी? हे प्रभु, जिस लॉ की नॉन कंप्लायंस से मेरे पे क्लेम आया उस लॉ को चेंज करा दे। तो प्रभु ने लॉ चेंज कराया, बट लॉ में भी ऐसा चेंज आया कि कंपनी की बैंड बच गई। सो देयर कैन बी गवर्नमेंट पॉलिसी और चेंज इन लॉ विच कैन एडवर्सली अफेक्ट द एंटिटी, एंड लास्टली देयर कैन बी कैटेस्ट्रॉफ विच आर नॉट इंश्योर्ड और विच आर लेस इंश्योर्ड। तो ये आपने 4 बातें ध्यान रख के चलनी है। क्या ये बातें क्लियर है? क्लियर है सर। तो एक बात तो समझ आ गई, व्हाट कैन बी द इवेंट्स और कंडीशन दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज गोइंग कंसर्न। अब अगर इवेंट और कंडीशन मिला तो नेक्स्ट चीज जो आपने चेक करनी है स्टैंडर्ड में, वेदर देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। अब सर मटेरियल अनसर्टेनिटी कब होती है? जब 2 क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। यानी इस इवेंट के होने के चांसेस भी ज्यादा हैं, और अगर इवेंट होगा तो इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि एंटिटी की बैंड बच जाएगी। सो एग्जाम्पल कह सकते हो, हाई चांसेस ऑफ अ पेनल्टी ऑफ 500 करोड़ जो कंपनी पे नहीं कर पाएगी, तो इसको बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी। अच्छा, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी का ये मतलब है गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट? नहीं। जब मैं बोलता हूं मटेरियल अनसर्टेनिटी, मतलब आज तो सब कुछ ठीक है बट कल को जाके एंटिटी की बैंड बच सकती है। सो दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? हाँ सर। फिर लास्ट में आते हैं मिटिगेटिंग फैक्टर। मिटिगेटिंग फैक्टर यानी कोई ऐसी चीज जिससे मटेरियल अनसर्टेनिटी का खात्मा हो गया। आप ऐसा भी कह सकते हो बाल बाल बचे। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देखना, इस पे आपके पास क्वेश्चन भी है। कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी, खत्म होने वाली थी, ठीक है सर। कंपनी वॉज अबाउट टू गेट इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट।
अब कंपनी को रिवाइव कैसे किया? मैंने कहा कंपनी को रिवाइव करने के लिए क्रेडिटर्स एग्री कर गए कि हम अपनी लायबिलिटी को रिस्ट्रक्चर करेंगे। कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया। तो जो कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है, दैट इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर, दैट बिकम्स अ मिटिगेटिंग फैक्टर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर हमको कॉन्सेप्ट तो सारे समझ आ गए, बट एक बात बताओ, ऑडिटर का रोल क्या है स्टैंडर्ड में? तो सिंपल सी बात है, चार चीजें ऑडिटर को ध्यान रखनी है, और यही चार चीजें आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिससे आपको इवेंट और कंडीशन मिलेगा। फिर जब इवेंट और कंडीशन मिल गया तो आप करोगे एडिशनल प्रोसीजर, ये देखने के लिए कि इवेंट और कंडीशन में मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं, और अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो कोई मिटिगेटिंग फैक्टर तो नहीं। और जब आपने ये सब किया तो आखिरी में कंक्लूड करना, एंड कंक्लूजन के बेसिस पे आप अपनी रिपोर्टिंग करोगे। क्या ऐसे का स्ट्रक्चर क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है, और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के लिए भी। ठीक है सर, सबसे पहले बात करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द इवेंट और कंडीशन। मुझे बताओ तुम्हारा काम है क्या? तुम्हारा काम है क्या इवेंट और कंडीशन ढूंढना? नहीं सर, मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट का काम था गोइंग कंसर्न असेस करके इवेंट और कंडीशन ढूंढना, तो मैनेजमेंट से ही पूछते हैं। तो मैंने कहा चेक करो मैनेजमेंट ने क्या गोइंग कंसर्न असेसमेंट करी, और अगर करी तो आप उनसे डिस्कस करो क्या असेसमेंट किया, कैसे किया। फिर उनसे इंक्वायरी करो तुमको कोई इवेंट मिला क्या, और अगर इवेंट मिला तो तुम्हारा प्लान क्या है, हाउ डू यू प्लान टू डील विद दिस इवेंट। तो तीन बातें, डिस्कस विद द मैनेजमेंट, पूछो कोई इवेंट मिला क्या, और उनसे उनका प्लान वगैरह पूछो। ठीक है सर, समझ गए सर। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेस ही नहीं करी, तो मैनेजमेंट को डांट देना, पूछना उनसे किस बिना पे तुमने गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो किया, व्हाट इज द बेसिस फॉर फॉलोइंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जब तुमने गोइंग कंसर्न असेस नहीं करी तो किसने तुमको हक दिया गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करने का? ये मैनेजमेंट पे आप सवाल उठाओगे। सो डिस्कस द बेसिस ऑफ यूजिंग गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंड लगे हाथों उनसे पूछ लेना, क्या तुमको कोई इवेंट मिला क्या, क्या तुमको कोई इवेंट और कंडीशन मिला क्या? तो मैंने कहा दोनों ही केसेस में काम तो अपना वही करके आएंगे, इवेंट और कंडीशन वाला, बट यस यू नीड टू डिस्कस द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ध्यान रखना, आपको पूरे ऑडिट में अलर्ट रहना है, क्या पता कहां कोई इवेंट और कंडीशन मिल जाए, क्या पता किस रूप में तुमको नारायण मिल जाएगा। तो मैंने कहा क्या पता किस रूप में तुमको इवेंट और कंडीशन मिल जाएगा, तो वहां पे अलर्ट रह के चलना। अब सर एक बात बताओ, मुझे मैनेजमेंट का गोइंग कंसर्न असेसमेंट को डिटेल वगैरह में देखना है कि नहीं? सर जनरली हम इसको डिटेल में वगैरह कुछ देखते भी नहीं है, कंप्लायंस वाली चीज होती है, गोइंग कंसर्न का एक फॉर्म वगैरह होता है, वो भर देते हैं एज ऑडिटर, और कुछ नहीं होता, क्योंकि मोस्टली कंपनी के हेल्दी ऑपरेशन होते हैं, अच्छा रेवेन्यू होता है, अच्छा प्रॉफिट होता है। बट अगर लगता है नहीं नहीं गोइंग कंसर्न में इश्यूज हैं, तो फिर आपको डिटेल में पूछताछ करनी पड़ेगी। अब कितना पीरियड कवर करे गोइंग कंसर्न असेसमेंट के लिए? सेम पीरियड जो मैनेजमेंट ने कवर कर रखा है, कम से कम 12 महीने, मिनिमम 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न असेसमेंट के लिए कवर होना चाहिए। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? हाँ सर, यहां सब तो बेसिक्स था, यहां तक तो सब कुछ बेसिक्स था। अब मजा आएगा बिड़ू। अब मान लो आपको इवेंट और कंडीशन मिल गया, अब मान लो आपको इवेंट और कंडीशन मिल गया, अब आपको देखना है कहीं इसमें मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं, और अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो इसमें कोई मिटिगेटिंग फैक्टर तो नहीं। तो आपको ये 5 प्रोसीजर करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू डू दिस 5 प्रोसीजर, एंड मैं बताऊं ये 5 प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको कोई चीज टिप्स पे होनी चाहिए ना, दिस इज द 5 स्टार टॉपिक जो आपके टिप्स पे एकदम अच्छे से होना चाहिए। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करेंगे, बढ़िया रिवाइज कराता हूं। मैंने कहा मुझे इवेंट और कंडीशन मिला है, तो मैं मैनेजमेंट के पास गया, और जैसे ही मैनेजमेंट के पास गया पता चला इन नलायकों ने असेसमेंट ही नहीं कर रखी। तो अगर लगता है मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं कर रखी, इनका कॉलर पकड़ो और इनको बोलो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट। ठीक है सर, कॉलर पकड़ के रिक्वेस्ट, वाओ। अब जैसे ही आपने इनसे रिक्वेस्ट किया टू मेक द असेसमेंट, ये असेसमेंट कर चुके हैं, इनको भी इवेंट और कंडीशन मिल चुका है, तो क्या ये आपके पास खाली हाथ आएंगे? मैंने कहा नहीं, प्लान लेके आएंगे, ये कहीं ना कहीं प्लान लेके आएंगे। अब प्लान में 2 क्वालिटीज चेक करना जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। प्लान शुड इंप्रूव द सिचुएशन, प्लान शुड बी फीजिबल। से विद मी, जो जो बच्चा मेरे साथ बोलेगा उसको सब कुछ एग्जाम में याद आएगा। फिर से बोलो, प्लान शुड इंप्रूव द सिचुएशन, प्लान शुड बी फीजिबल। कहीं ना कहीं प्लान फीजिबल होना चाहिए, इंप्लीमेंटेबल होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, प्लान को समझने के लिए क्या सिर्फ बातें चाहिए या तुमको फिगर्स भी चाहिए? सर फिगर भी चाहिए। तो सारे बच्चे बोलो सूखा सूखा प्लान अच्छा नहीं लगता, प्लान को बेटर समझने के लिए हमको चाहिए कैश फ्लो फोरकास्ट। तो अगर एंटिटी ने कैश फ्लो फोरकास्ट बना रखा है और आपको उसको एनालाइज करना है, तो आप 2 चीजें चेक करना कैश फ्लो फोरकास्ट में। सर क्या?
एक तो सबसे पहले इन्होंने यूज किया होगा डेटा, डेटा पे लगाई होंगी अजम्पशन। सर अजम्पशन क्या हो सकती है? हो सकता है ये सोचे बैंक इनको एडिशनल फाइनेंसिंग देगा, तो ऐसा नहीं अजम्पशन सुन के वापस आ गए, नहीं, आपने अजम्पशन के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं, क्या बैंक के साथ कोई ईमेल है, एग्रीमेंट है, लेटर है जिससे इनकी अजम्पशन पे सपोर्ट होता है। तो कैश फ्लो फोरकास्ट में दो चीजें चेक होंगी, डेटा, डेटा की रिलायबिलिटी, और एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन। ठीक है, ठीक है सर। अब तक तीन बातें क्या क्या हो गई? मैनेजमेंट से असेसमेंट कराई, मैनेजमेंट से प्लान मांगा, प्लान के बाद कैश फ्लो फोरकास्ट मांगा। सर बहुत देर हो गई, मैंने कहा किसमें? असेसमेंट करे हुए। हो सकता है उस असेसमेंट के बाद कुछ सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हो जिससे गोइंग कंसर्न अफेक्ट हुआ हो, तो ऑल्सो कंसिडर एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। और लास्ट में क्या लेंगे? मैंने कहा लास्ट में लेंगे हलवा और प्रसाद, यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्लान्स एंड देयर फीजिबिलिटी। क्या ये पांचों के पांचों पॉइंट्स का फ्लो क्लियर है? क्लियर है सर। तो यही 5 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। अब सारे बच्चे पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप इन द चैट बॉक्स रेडी। अच्छा, अगर आप अपनी बुक देखोगे, मैंने बुक में आपको थोड़े से और एडिशनल प्रोसीजर भी दे रखे इंटर वाले, ठीक है? इन इंटर वाले ऑडिट प्रोसीजर्स को एक बार रीड कर लेना। कल को अगर कोई एमसीक्यू या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू डील विद इट। सर आप ही करा दो ना, आप ही करा दो ना। तो मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ, एक बार इनको भी रिवाइज करते हैं। प्लीज बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। साथ साथ रिवाइज करते हैं। चलो, सबसे पहले कहते हैं एनालाइज और डिस्कस। क्या? जितने भी फोरकास्ट हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट, प्रॉफिट फोरकास्ट, अदर रेलिवेंट फोरकास्ट, ठीक है। फिर एनालाइज एंड डिस्कस लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये सब आप देख सकते हो। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं फोरकास्ट, तो क्या मैं बोल रहा हूं पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? पास्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट नहीं सर, पास्ट की तो बातें ही नहीं करनी, हम यहां पे फोरकास्ट की बातें करेंगे, ठीक है सर। फिर हम रीड करेंगे क्या, जितने भी आपने लोन ले रखे हैं, लोन एग्रीमेंट, डिबेंचर एग्रीमेंट, कहीं कोई ब्रीच तो नहीं हो गई, कहीं कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो गई, क्योंकि फिर ये पेबल बन जाएगा, ठीक है सर। फिर देखो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, शेयर होल्डर, टीसीडब्ल्यूजी, कमिटीज, कहीं कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, ठीक है सर। अब सर हमको जानना है कि एंटिटी लीगल केस में हारेगी या जीतेगी। लीगल केस में हारेगी या जीतेगी तो कौन बताएगा लीगल केस के बारे में? लीगल काउंसिल। तो जितनी भी लिटिगेशन की बात है, लिटिगेशन कौन सी एग्जिस्ट करती हैं, उसमें एंटिटी हारेगी या जीतेगी, हारेगी तो कितनी पेनल्टी लगेगी, ये सारी बातें आप लीगल काउंसिल से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है सर। अगर कोई थर्ड पार्टी है वो कहती है यार अगर एंटिटी की बैंड बज गई ना तो मैं एंटिटी को फाइनेंस करूंगी, मैं एंटिटी को फंड दूंगी, तो अगर थर्ड पार्टी का एंटिटी के साथ कोई अरेंजमेंट है जहां थर्ड पार्टी कहती है कि यार एंटिटी को कुछ भी हुआ तो मैं ख्याल रखूंगी, तो चेक करना ऐसा जो अरेंजमेंट है वो इन्फोर्सिएबल है, क्या ऐसा अरेंजमेंट एग्जिस्ट करता है, और क्या थर्ड पार्टी की बस की है, क्या थर्ड पार्टी की बस की है, क्या थर्ड पार्टी की एबिलिटी है टू फंड द एंटिटी और नॉट। इसके अलावा जो भी एंटिटी के अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर है वो देखो कैसे फुलफिल करने वाली है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ जिसने गोइंग कंसर्न को अफेक्ट किया या गोइंग कंसर्न को बेटर किया, वो आप चेक करो। बोरोइंग फैसिलिटीज, रेगुलेटरी एक्शन, और किस तरह से एंटिटी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करेगी, ये कुछ बेसिक बेसिक बातें आपने बस समझ के चलनी है। अब सारे बच्चे आ जाओ, नाउ वी आर इन द एंड गेम। अब हम एंड गेम में आ गए हैं, स्टैंडर्ड के, कंप्लीट होने वाला है स्टैंडर्ड। सबसे पहले बात करेंगे कंक्लूजन की। सर कंक्लूजन में क्या करना है? मैंने कहा अगेन द सेम कंक्लूजन इज लाइक योर ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 स्टेजेस की थी, वैसे ही कंक्लूजन भी 2 स्टेजेस का है। सबसे पहले तो चेक करो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है क्या, और अगर आज गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है देन कंक्लूड, आगे जाके कोई मटीरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं। अब दिल पे हाथ रख के बताना सर क्या, इधर देखो, अगर मैं किसी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है सर, जिसका आज तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, बट कल को जाके कंपनी पे ऐसी कोई पेनल्टी लग सकती है, कंपनी का धंधा कल को जाके बंद हो सकता है ड्यू टू अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्या इसके बारे में मुझे पता नहीं होना चाहिए? क्या मेरा हक नहीं बनता इसके बारे में जानने का? सर हक बनता है। तो जब हक बनता है तो ऑडिटर ये इंश्योर करेगा अगर कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसका डिस्क्लोजर आए, अगर कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो उसका डिस्क्लोजर आए। तो यही टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना। सर क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर, जब भी कोई इवेंट और कंडीशन मिले फिर आप चेक करो मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो चुपचाप इवेंट और कंडीशन को डिस्क्लोज करो, ठीक है सर।
बट अगर लगता है मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो ऐसे केस में 4 डिस्क्लोजर आएंगे। 4 डिस्क्लोजर क्या आएंगे? सबसे पहले एंटिटी डिस्क्लोज करेगी इवेंट और कंडीशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है सर। फिर उस इवेंट और कंडीशन को जानते ही शेयर होल्डर का क्या बढ़ेगा? बीपी बढ़ेगा, दिल धक धक करेगा, जिस एंटिटी में मैंने पैसा लगाया बंद होने वाली है। तो मैंने कहा शेयर होल्डर का बीपी कम करने के लिए उसको बताओ मैनेजमेंट के पास प्लान है, मैनेजमेंट के पास प्लान है, मैनेजमेंट कुछ ना कुछ कर लेगी। ठीक है सर। मैंने कहा बीपी ज्यादा कम हो गया, बीपी और बढ़ाओ, उसको बोलो प्लान है तो क्या हुआ? देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। यो शुभम सर। तो मैंने कहा ये तीनों चीजें आपने यहां पे बतानी है, इवेंट और कंडीशन, प्लान, मटेरियल अनसर्टेनिटी। और फिर बोलना मटेरियल अनसर्टेनिटी की वजह से एसेट और लाइबिलिटी वाली लाइन, एसेट लाइबिलिटी वाली लाइन क्या थी? एंटिटी में बी अनेबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट होता है तो एंटिटी कैन रियलाइज द एसेट्स, डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ सर, वो सब अब एंटिटी नहीं कर पाएगी। ना 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 ना। सो ड्यू टू द मटेरियल अनसर्टेनिटी एंटिटी में बी अनेबल टू रियलाइज द एसेट्स, डिस्चार्ज द लाइबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बात समझ आई? हाँ सर। तो ये चारों डिस्क्लोजर आपके टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आईसीए की एक्सपेक्टेशन है, ये आपको पता हो। ठीक है सर। अब इसी के साथ साथ जब मैंने ये सब बातें बताई थी, मैंने कहा था डिस्क्लोजर में इंक्लूड 3 चीजें ऑल्सो, ऑप्शनल है, ये 3 चीजें भी हो सकती हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने कहां से उठा के डाले? आपके क्वेश्चन बैंक में केस स्टडी दे रखी है आईसीए स्टडी मटेरियल की, वहां पे उन्होंने 3 पॉइंट लिख रखे, तो मुझे लगा कि ये 3 पॉइंट्स भी आपके बुक में डाल देते हैं। ठीक है, आओ एक बार देखो ये 3 पॉइंट्स क्या कहते हैं। सबसे पहले कहता है डिस्क्लोजर में इंक्लूड, ऑप्शनल है तो भाई तीनों बातें थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना। सबसे पहले कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ द इवेंट और कंडीशन जो अफेक्ट कर सकता है एंटिटी को टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। ठीक है सर। फिर जो भी मैनेजमेंट ने सिग्निफिकेंट जजमेंट लगाई है, सिग्निफिकेंट अजम्पशंस लगाई हैं कि सप्लायर हमको लॉन्गर क्रेडिट दे देंगे, बैंक हमको एडिशनल लोन दे देंगे, देखना क्या ये सिग्निफिकेंट जजमेंट डिस्क्लोज्ड है। दूसरी बात, अगर कंपनी पे कोई पेनल्टी लगने वाली है तो उस पेनल्टी के बारे में, उसकी अमाउंट, कब वो पेनल्टी लगने वाली है, ये सब बातें भी आपने डिस्क्लोज करनी है। सो लाइक्लीहुड, मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ अकरेंस, एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यहां तक क्लियर है। और आखिरी में मैंने क्या बोला? अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ इवेंट और कंडीशन है, तो आप सिर्फ इवेंट और कंडीशन डिस्क्लोज करके चलोगे। प्लीज टेल मी, इज द डिस्क्लोजर वाला पार्ट क्लियर? कम ऑन एवरीवन। बहुत बढ़िया। अब आता है लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिपोर्टिंग। अब हम रिपोर्टिंग की बात करेंगे। मैं बताऊं, रिपोर्टिंग में आपको कुछ अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है, ये इकलौता चार्ट आपके लिए काफी है। जितने केसेस हो सकते थे रिपोर्टिंग के, मैंने सारे के सारे केसेस यहां पे कवर कर दिए हैं। बस आप चार्ट पे फोकस करके चलो, मजा आएगा। ठीक है, मेरे साथ चलते चलना साथ साथ। जस्ट नीड योर अटेंशन फॉर द नेक्स्ट 4 मिनट्स। 4 मिनट अटेंशन मिलेगा? हाँ सर, मैं तो कह रहा हूं 2 मिनट में भी हो जाएगा, तुम फोकस करके चलना। ठीक है सर। सबसे पहले आओ केस समझते हैं। गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। अगर गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है तो आप कैसा चाहते हो एज अ ऑडिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बने? सर हम चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस के हिसाब से नहीं बने, लिक्विडेशन बेसिस के हिसाब से बने। तो अगर आप चाहते हो लिक्विडेशन बेसिस के हिसाब से बने और मैं कहता हूं वैसे ही बने हैं, तो कौन सा ओपिनियन दोगे? सर जैसा हम चाहते थे वैसे ही हुआ तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। तो अगर गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस के हिसाब से बने, मतलब सब ठीक है? हाँ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। सिंपल सिंपल सर। फिर आओ दूसरे केस पे। मैं कहता हूं गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने हैं। क्या मैं बोल दूं पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ फैली हुई है? हाँ, कहीं ना कहीं सारे एसेट्स में गड़बड़ होगी। तो जब इतनी फैली हुई गड़बड़ है तो यहां पे मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, इट विल लीड टू अ एडवर्स ओपिनियन। ये कहीं ना कहीं एडवर्स ओपिनियन पे जाएगा। अब मान लो मैनेजमेंट आके कहती है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना डिस्क्लोज कर देंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर देंगे कि ना गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, फिर भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बनाए हैं।
क्या गलती डिस्क्लोज करने से गलती खत्म हो जाती है? मैंने कहा नहीं, गलती तो गलती रहती है, गलती तो गलती रहती है। तो ध्यान रखना, अगर मैनेजमेंट भले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज कर दे कि हमने गोइंग कंसर्न फॉलो किया बट गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट, स्टिल यू विल गिव अ एडवर्स ओपिनियन। इस केस में भी आप कहीं ना कहीं एडवर्स ओपिनियन ही दोगे, ठीक है, क्योंकि गलती बताने से गलती सुधरती नहीं है, तब भी हम एडवर्स ओपिनियन देंगे, ठीक है सर। और आओ और अच्छी बातें करते हैं। सर अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, तो आप क्या चाहते हो? डिस्क्लोजर हो, ठीक है सर। तो मान लो डिस्क्लोजर है तो अच्छी बात है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, वापस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। बट एक बात बताओ, क्या इन डिस्क्लोजर्स पे आप यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना चाहोगे? हाँ सर, हम चाहेंगे कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन डिस्क्लोजर के बारे में पता हो। कौन सा पैरा डालूं? पूरे ऑडिट में इस काम के लिए कौन सा पैरा आता है? ईओएम पैरा। बट यहां ईओएम पैरा नहीं आएगा, यहां आएगा पक 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 मुर्ग पैरा। यहां आएगा हमारा प्यारा मुर्ग पैरा, यानी वी विल ऐड द मुर्ग सेक्शन। मुर्ग सेक्शन का क्या मतलब है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इससे यू विल ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द यूजर्स टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहली चीज। फिर अटेंशन ड्रॉ करके बोलना यहां मटीरियल अनसर्टेनिटी है, यहां मटीरियल अनसर्टेनिटी है, बट हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो तीन चीजें, ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट और बोलो यहां मटीरियल अनसर्टेनिटी है बट हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। तो ये आपने यहां पे रिपोर्ट करके चलना है। इजी सर, ये तो बड़ा ही आसान है। इसके अलावा अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं है या डिस्क्लोजर कम है, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है, तो ये तो सर गड़बड़ की बात है। हाँ सर, तो यहां आएगा क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। और जो आपका बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन होता है उसमें बस इतना लिखना, मटीरियल अनसर्टेनिटी तो थी बट डिस्क्लोजर नहीं, मटीरियल अनसर्टेनिटी तो थी बट इन्होंने कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर नहीं दिए, इसी वजह से हमने अपना ओपिनियन मॉडिफाई किया। क्या ये बात समझ आती है? आती है सर। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना सर, क्या, जब जब क्वेश्चन में जो गोइंग कंसर्न का इशू है ये बड़ा तगड़ा वाला मिलेगा, जब जब क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न का इशू बड़ा तगड़ा वाला मिलेगा और इन्होंने डिस्क्लोजर नहीं दे रखा, चुपचाप कंक्लूड करके आ जाना एंड में एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। ज्यादा मत सोचना क्वालिफाइड आएगा एडवर्स आएगा, सीधा एडवर्स। मैं अभी क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगा तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है सर। बट अगर लगता है डिस्क्लोजर थोड़ा सा कम दिया है बट थोड़ा कम दिया है, ठीक है, पूरा डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो फिर इस केस में आता है क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है। ये चीज अभी काम आएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। और लास्ट में कहता है अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं करी या गोइंग कंसर्न असेसमेंट एक्सटेंड नहीं करी, मतलब उन्होंने 8 महीने की कर रखी थी, हमने तो कहा था 12 महीने की करनी है, हमको गोइंग कंसर्न असेसमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट से 12 मंथ्स की करनी थी, इन्होंने करी नहीं 12 मंथ्स की, इन्होंने कम करी है। तो अगर ये गोइंग कंसर्न असेसमेंट तमीज से नहीं कर रहे तो हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो डिपेंडिंग ऑन द केस आप क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकते हो। क्या यहां तक सारी बातें समझ आती हैं? हाँ सर, यहां तक सारी बातें क्लियर है। इसके बाद आ जाओ छोटी छोटी बातें करते हैं सर। क्या, कारो 2020 की रिपोर्टिंग, पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स में रेडी। सबसे पहले बताओ क्लॉज कौन सा आएगा? सर हम 18 साल तक ग्रो करते हैं, 18 साल तक ग्रो करते हैं, 19 के बाद ग्रोथ ही रुक जाती है, 19 के बाद बॉडी की ग्रोथ ही रुक जाती है। सो क्लॉज नंबर 19 किसकी बात करता है? ग्रोइंग कंसर्न। 18 इयर्स तक हाइट बढ़ती है, 19 के बाद हाइट ही नहीं बढ़ती, 19 से हाइट बढ़नी कम हो जाती है। तो मैंने कहा 19 इज द ईयर व्हेन इट इज योर ग्रोइंग कंसर्न। तो ध्यान रखेंगे क्लॉज 19 पैरा 3 कारो 2020 इसकी बात करता है। अब ये कहता है 5 चीजों को कंसिडर करना सर। क्या, फाइनेंशियल एसेट्स को रियलाइज करना, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को पे करना, फाइनेंशियल एसेट्स को रियलाइज करना, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को पे करना, ठीक है सर। एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। अच्छा, फाइनेंशियल एसेट को फाइनेंशियल लाइबिलिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाता है? फाइनेंशियल रेशियोज लाइक करंट रेशियो, क्विक रेशियो। तो ये कह रहा है इन तीनों फाइनेंशियल चीजों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ मैनेजमेंट के प्लान को ध्यान में रखते हुए और अदर इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, क्या ऑडिटर का ये ओपिनियन है कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई दिक्कत नहीं है मतलब एंटिटी इज केपेबल, एंटिटी इज केपेबल ऑफ मीटिंग द लाइबिलिटीज। जो भी लाइबिलिटीज बैलेंस शीट डेट पे है
कौन सी लाइबिलिटी? विच आर ड्यू विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। तो ये 1 ईयर आपका वैसे ही है जो मैं बोलता हूं ना, गोइंग कंसर्न असेसमेंट 12 मंथ्स के लिए होनी चाहिए। हाँ, ये उसी 1 ईयर वही चीज को सिग्निफाई कर रहा है। तो कुछ नहीं है, आपने बस ये बोलना है, इन 5 चीजों को ध्यान में रख के हमको ऐसा लगता है जो भी एंटिटी की करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज यानी ड्यू विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, एंटिटी उनको केपेबल है मीट कर पाएगी। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? आती है सर। तो यहां आपका कारो 2020 रिपोर्टिंग का पार्ट कवर होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो तो आईसीआई जनरली इसको रेफर नहीं करता, आईसीआई जनरली इसको आंसर को रेफर नहीं करता, बट कहां रेफर करता है? जब आपको क्वेश्चन में मिलेगा ना गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट, जब भी क्वेश्चन में मिलेगा गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट, तो वहां पे एंड में ये लोग इसको रेफर करते हैं। बाकी किसी क्वेश्चन में भी आपको कारो की रिपोर्टिंग इनके आंसर में नहीं मिलेगी। तो ये एक छोटी सी चीज आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रख सकते हो, ठीक है सर। फिर इसके बाद तो कुछ था ही नहीं, इसके बाद तो कुछ था ही नहीं। यहां पे तो सर हमारी सारी चीजें कवर हो गई। अगर आप अपनी बुक में देखो तो लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था सर? लास्ट में आपने हमको एक तो एग्जाम्पल पढ़ाया था, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, मुर्ग पैरा दे रखा है जिसमें आपने सबसे पहले अटेंशन ड्रॉ किया टू अ नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 10 कहां से आया? ऐसे अपने मन से लिख दिया, ठीक है सर। दूसरी चीज वही आप बोलोगे देयर इज अ मटेरियल अनसर्टिनिटी, एंड तीसरी चीज ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। फिर सर मैंने कहा था जो मटेरियल अनसर्टिनिटी है मुर्ग पैरा में तो आएगी, साथ ही साथ कैम पैरा में भी आएगी। फिर लास्ट में इतना सा ध्यान रखना, कभी कोई इवेंट और कंडीशन मिलता है दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, इसके बारे में टीसीडब्ल्यूजी को बता देना। एंड फिर अगर किसी कंपनी में लाइक बायजूस देयर इज अ लॉट ऑफ डिले इन द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब है कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ सकता है। तो वहां पे भी आप एडिशनल टेस्टिंग वगैरह करके चलो, कहीं कोई गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट तो नहीं आ रहा। यहां हमारा गोइंग कंसर्न का पूरा रिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। जाना नहीं है सर, क्यों? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, एंड आफ्टर दीज 5 मिनट्स वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस। फिर हम क्वेश्चंस की रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक की रिवीजन के साथ। सर इसके लिए हम यूज करने वाले अपना क्वेश्चन बैंक का समरी वाला पीडीएफ। ये सब हमको कहाँ मिलेगा सर? ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। तो वहां पे जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है सर। सबसे पहले आ जाओ जीआरएफ प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं। गेम क्या चल रहा है? आरटीपी नवंबर 24 का क्वेश्चन है। कहता है जीआरएफ प्राइवेट लिमिटेड का जो कस्टमर बेस है बहुत रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू टफ कंपटीशन एंड डिस्काउंट वॉर इन द मार्केट। जो पेमेंट ऑफ क्रेडिटर है वो डिले हो रही है, सैलरी ये लोग पे नहीं कर पा रहे, की फाइनेंशियल रेशियोज लाल में चल रहे हैं, एंड बैंकर से एडिशनल कैपिटल मांगी बट बैंकर मान नहीं रहे। तो बताओ क्या ऑडिट प्रोसीजर करोगे? क्या मैं बोल दूं वही केस है, इवेंट और कंडीशन मिल गए, तो फिर आपको 5 एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन को फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे एज पर ऐसे 570 जब भी इवेंट और कंडीशन आइडेंटिफाई होते हैं दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, हम क्या करेंगे? एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। क्यों? ताकि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाए वेदर मटेरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट एंड ऑल्सो कंसिडर मिटिगेटिंग फैक्टर्स, ठीक है सर। फिर जो 5 प्रोसीजर बताएं वही के वही करना। एक बार आ जाओ फटाफट रिवाइज करते हैं। रिवीजन के अंदर रिवीजन, सबसे पहले रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट, देन मैनेजमेंट के प्लान चेक करो कि वेदर इट विल इंप्रूव द सिचुएशन, वेदर इट इज फीजिबल। देन प्लान्स को इवेल्युएट करने के लिए कैश फ्लो फोरकास्ट इवेल्युएट करना पड़ेगा, जिसमें आप 2 चीजें इवेल्युएट करोगे, रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा एंड एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन। डेटा और अजम्पशंस को हम चेक करके चलेंगे। बहुत देर हो गई गोइंग कंसर्न असेस करे हुए। फिर बोलो एडिशनल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, और आखिरी में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द प्लान्स एंड देयर फीजिबिलिटी। क्या यहां तक फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। अब इसी को थोड़ा सा इन्होंने असेस किया है सर, क्यों? क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में दे रखा था की फाइनेंशियल रेशियोज में दिक्कत है, लोन एग्रीमेंट के साथ आप कंप्लाई नहीं कर रहे, एडिशनल फाइनेंसिंग नहीं मिल रही, कस्टमर बेस डिक्लाइन हो रहा है। तो ये सब चीजों को आपने इवेलुएट करना है। ये मैंने फैक्ट्स ऑफ द केस से रिलेट किया। साथ ही साथ जो आपको ऑडिट प्रोसीजर आते हैं उनको भी थोड़ा सा आपने रिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल जो मैनेजमेंट से आपने यहां पे असेसमेंट कराई उसको रिव्यू करना, जो कैश फ्लो फोरकास्ट बनवाया उसकी अजम्पशंस को और कैश फ्लो फोरकास्ट को एग्जामिन करना, जो एडिशनल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है दैट इज एज गुड एज योर सब्सिक्वेंट इवेंट्स। यस सर। तो इन सब्सिक्वेंट इवेंट्स में भी चेक करना क्या चीजें इंप्रूव हो रही हैं या फिर दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। तो ये आपने क्या करना है, ऊपर वाले फैक्ट्स और प्रोसीजर्स को थोड़ा सा रिलेट करना है, ठीक है सर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है क्या होगा अगर गोइंग कंसर्न तो एप्रोप्रिएट है
बट देर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, और इसका आपने एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रखा है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो जब भी ऐसा केस होता है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी है, उसका डिस्क्लोजर है, तो हम क्या देंगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन। वी विल गिव अ अनमॉडिफाइड ओपिनियन, और उसका एक मुर्ग सेक्शन डालेंगे। मुर्ग सेक्शन में हम अटेंशन ड्रॉ करेंगे टू द नोट और बोलेंगे यहां पे मटीरियल अनसर्टेनिटी है, यहां पे मटीरियल अनसर्टेनिटी है, बट हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। और जैसा मैंने आपको कहा था, ये लोग कारों की रिपोर्टिंग नहीं करते, तो आपने भी कारों की रिपोर्टिंग अवॉइड करके चलनी है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। फिर हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था मजे लिमिटेड। आप भी इस क्वेश्चन के मजे ले लो। मजे लिमिटेड इन्होंने पूछा था एमटीपी नवंबर 23, सबसे आसान सबसे प्यारा क्वेश्चन और बढ़िया वाला। यहां पे सर क्या हो रहा है? ये कह रहा है कमेंट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म बाय सीएपी। तो सीएपी ने क्या किया, ध्यान से समझना। कंपनी में ये सब दिक्कतें आ रही थी, ओवरसीज बायर जो है एशियन लोग ले जा रहे हैं, ठीक है सर। एक्सपोर्ट ऑर्डर चले गए, जिन लोगों ने हमसे यूएस में माल खरीदा था वो हमको पैसे नहीं देते, लोन रीपे हम नहीं कर पा रहे। जब हमारे पास पैसे नहीं आएगा तो हम लोन रीपे कैसे करेंगे? हम क्रेडिटर को भी पे नहीं कर पा रहे, रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा है, तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट और एम्प्लॉय की कॉस्ट मीट नहीं कर पा रहा। तो ऑडिटर को गोइंग कंसर्न पे दिक्कत आई, तो इसने क्या किया? इसने स्टडी किया प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग? डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग? आंसर इज नो। जब भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो सिर्फ आप प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट नहीं देखोगे, आपने यहां पे देखना होता है कैश फ्लो फोरकास्ट। और कैश फ्लो फोरकास्ट में आप दो चीजें देखते हो, डेटा और अजम्पशन। डेटा और अजम्पशन, ये दोनों चीजें आपको चेक करनी चाहिए थी। सर ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के भरोसे नहीं चलते सकते, हमको कैश फ्लो फोरकास्ट देखना है? क्योंकि बाबू कई सारी ऐसी कंपनीज है जिनमें ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे हैं, फिर भी वो कंपनी गोइंग कंसर्न है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा कैश भरा पड़ा है। तो एज लॉन्ग एज यू आर मीटिंग योर लाइबिलिटीज, एज लॉन्ग एज द ऑपरेशंस आर गोइंग वेल, आपके गोइंग कंसर्न में कोई टेंशन नहीं है। तो कैश फ्लो फोरकास्ट इज अ बेटर थिंग देन अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो आ जाओ देख लो आंसर कैसे अटेम्प्ट करना है। पहले तो वही हमारी फेवरेट वाली लाइन, एज पर ऐसे 570 जब भी इवेंट और कंडीशन मिलता है दैट में कास्ट, सारे बच्चे बोलेंगे मेरे साथ, सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, हम क्या करेंगे? एडिशनल प्रोसीजर, ताकि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिले वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड कंसीडर द मिटिगेटिंग फैक्टर। फिर फैक्ट्स को 1-2 लाइन में लिख देना, इसके ज्यादा कोई मार्क्स नहीं होते। देन सर सिंपल सी बात बोलना, वी विल फोकस ऑन कैश फ्लो फोरकास्ट नॉट ऑन फ्यूचर प्रॉफिट प्रोजेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी में कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एज लॉन्ग एज इट कैन मीट द लाइबिलिटीज। तो जो आप प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट देख रहे हो ना प्रॉफिटेबिलिटी वाला, वो काफी नहीं है। आपको मैनेजमेंट को बोलना चाहिए, सुनो मैनेजमेंट, जरा कैश फ्लो फोरकास्ट बना के लाना। और जब वो बना के लाए तो मैनेजमेंट के प्लान को इवैल्यूएट करने के लिए आपको दो चीजें देखनी चाहिए, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन। ठीक है सर, यहां तक आपका आंसर बढ़िया बन जाता है, इजी है। अब इसमें सर एक छोटी सी ट्वीक आपने करनी है। सर क्या? ऊपर क्वेश्चन में जितनी भी गड़बड़े दे रखी थी ना सर, गड़बड़े क्या क्या दे रखी थी? बैंकर्स को आप पैसा नहीं दे पा रहे, ओवरसीज जो आपके बायर्स हैं वो आपको पैसा नहीं दे रहे, तो आप बोलो हम बैंकर्स के साथ रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, हम अपने ओवरसीज बायर से कैश रियलाइज कर लेंगे, क्रेडिटर्स भी हमको क्रेडिट दे देंगे। तो अगर मैनेजमेंट ये अच्छी अच्छी अजम्पशन से कैश फ्लो बनाती है, तो आपने इन सारी अजम्पशंस को चैलेंज और एग्जामिन करके चलना है। आपने इन अजम्पशंस को चैलेंज और एग्जामिन करके चलना है। अब आप बोलोगे सर ये अजम्पशन तो दे ही नहीं रखी क्वेश्चन में, आपको मन से बनानी है। आईसीआई कहता है क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली, थोड़ा दिमाग लगाओ, बैठ के खुद ही अजम्पशन बनाओ और खुद ही बोलो हम इनको चैलेंज और एग्जामिन करेंगे। तो इस छोटी सी बात को बस आपने ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन में गड़बड़े थी उनको थोड़ा बेटर फॉर्म करके बोलो। ये सब अजम्पशन मैनेजमेंट ले सकता है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर से पैसा आएगा, बैंकर रिस्ट्रक्चर करेंगे, क्रेडिटर हमको बढ़िया मजे दे देंगे, क्रेडिटर और क्रेडिट देंगे। तो इन अजम्पशंस को फिर आप चैलेंज और एग्जामिन करना। तो ये एक छोटी सी बात का बस ध्यान रखना है। एंड विद दिस योर क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्या बात है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बात करता है? मेरा एक बहुत बड़ा फार्म होगा, उसमें मैं ढेर सारी मुर्गियां पालूंगा, वो मुर्गियां ढेर सारी अंडे देंगी, फिर मैं अंडे बेचूंगा। मैं अंडे क्यों दूंगा? मैं अंडे बेचूंगा, मैं ऑमलेट भी बेचूंगा, उसके साथ ब्रेड भी मैं बेचूंगा। मूवी पता है? नहीं सर, हमको क्या पता सर, पुराने जमाने की मूवी है, आपके जमाने की मूवी है, हम जेनजी है, हमको क्या पता पुरानी मूवीज के बारे में। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा, ठीक है, अंदाज अपना अपना। आजकल तो आई थिंक बातें चलती रहती है इस मूवीज की। मार्क यहाँ है, वेरी वेरी गुड है। कुछ 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 बच्चे हैं अपने जमाने वाले भी, ग्रेट।
अब सर आओ मेरे साथ, क्या है ये क्वेश्चन? मुर्गी और अंडे वाला क्वेश्चन है। मुर्गी और अंडे वाला क्वेश्चन है। एक है सीए सौम्या, ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इंगेज्ड इन द रियरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स एंड एग्स। पोल्ट्री बर्ड यानी मुर्गियां। कंपनी की जो सेल्स है 50 करोड़ से 10 करोड़ हो गई हैं, ठीक है सर। इसकी कई सारी मुर्गियां उड़ चुकी हैं, क्यों? क्योंकि उनको बर्ड फ्लू हो गया। शी इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक, ऑडिटर इज नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो अब मैनेजमेंट क्या करेगी? तो मैनेजमेंट कहती है हम नई मुर्गी लाएंगे। जो हमारी पुरानी वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी थी बैंक के साथ, हमने उनको रिस्ट्रक्चर करा लिया, ठीक है सर। और जो रीपेमेंट्स है वो अगले साल से जाएंगी, एंड हमें अब बैंक कोई फ्रेश क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगा। जो भी मुर्गी का दाना देने वाले हैं, एनिमल फीड सप्लायर, वो हमको लॉन्गर क्रेडिट्स देंगे। प्लस मुर्गियों की सेफ्टी के लिए, बताओ मुर्गियों की सेफ्टी सोच भी कौन रहा है? ठीक है, मुर्गियों की सेफ्टी सोच भी कौन सी कंपनी रही है जो खुद हरकतें उल्टी कर रही है? तो कहता है मुर्गियों की सेफ्टी के लिए हम इनको टीका लगवाएंगे, हम इनको हेल्थ चेकअप कराएंगे, हम इनको वेटनरी स्टाफ के पास ले जाएंगे। वाओ, मुर्गियों के मजे। एंड लास्ट में सर, विलेजर्स जो हैं, गांव वाले, कहते हैं तुम लोग बहुत एयर पॉल्यूशन कर रहे हो, इसका कुछ करो। ये सब को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है। आपका काम है कि आप कैश फ्लो फोरकास्ट को चेक करो। तो मुझे बताओ कैश फ्लो फोरकास्ट में क्या चेक करेंगे? डेटा और अजम्पशन। तो पहले हमारी फेवरेट लाइन, व्हेन द इवेंट्स एंड कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर्स टू गेट अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, वेदर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, कंसीडर द मिटिगेटिंग फैक्टर। फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा इवेलुएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड अजम्पशन। अब अजम्पशन कुछ नहीं है, जो जो बातें ऊपर लिखी थी उन्हीं को चेक करो। सर क्या? जब ये नई मुर्गी लाएंगे तो नई मुर्गी का जो खर्चा है वो कहां से बियर करेंगे? फंड्स कहां से आएंगे? क्योंकि बैंक तो लोन दे नहीं रहा। फिर जो इनका रीपेमेंट्स अगले साल से शुरू हो रही है, उसके लिए बैंक एग्रीमेंट चेक करो। जो एनिमल फीड सप्लायर है, दाने वाले, वो दाने वाले इनको लॉन्गर क्रेडिट क्यों दे रहे? जब कंपनी की बैंड बजी हुई है। तीसरा, ये जो मुर्गियों को टीका लगवाएंगे, वैक्सीनेशन करवाएंगे, इसका खर्चा इन्होंने कैश फ्लो फोरकास्ट में डाला। एंड आखिरी में एयर पॉल्यूशन का खर्चा, जो एयर पॉल्यूशन से डील करने का खर्चा है, ये इन्होंने कैश फ्लो में अकाउंट किया या नहीं? तो यहां मुर्गी वाला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी दिक्कत नहीं है, सीधा साधा क्वेश्चन है नवंबर 18 का। ये बोलता है, आई थिंक ये आपके स्टडी मटेरियल में भी रहेगा, ये कहते हैं देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, और ये मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर हमने नोट्स टू अकाउंट्स में दे रखा है। तो जब भी ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो ये पूछता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो मैं बताऊं ना, सिर्फ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मत लिखना, यहां पे आप ये 4 डिस्क्लोजर भी मेंशन कर देना। जो 4 डिस्क्लोजर है वो 4 डिस्क्लोजर भी मेंशन करना। सर 4 डिस्क्लोजर मतलब इवेंट और कंडीशन, उस पे मैनेजमेंट का प्लान, उस पे मटेरियल अनसर्टेनिटी, एंड क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एंटिटी एसेट्स को रियलाइज नहीं कर पाएगी, लायबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये 4 डिस्क्लोजर पहले लिखोगे, फिर बोलना कि यहां पे हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, मुर्ग पैरा डालेंगे, ड्रॉ द अटेंशन, बोलो यहां मटेरियल अनसर्टेनिटी है बट हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। इज द क्वेश्चन 4 क्लियर? यस सर, वेरी इजी क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन एक और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, कहता है गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ड्यूली रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे डील करोगे? अब यहां इन बदमाशों ने पता है क्या किया, क्वेश्चन की फ्रेमिंग एकदम वैसी है। तो अब ये लिखते हैं सिर्फ रिपोर्टिंग वाला पार्ट, इन्होंने डिस्क्लोजर के 4 पॉइंट दिए ही नहीं। हो, डिस्क्लोजर के 4 पॉइंट नहीं दिए तो मैं सेफ्टी के लिए फिर भी लिख के आऊंगा, क्योंकि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, इतना लिखना काफी नहीं है, इतना लिखना काफी नहीं है। तो ये बात मैंने आपको यहां पे मेंशन कर दी है। फॉर सेफ्टी यू कैन मेंशन द 4 डिस्क्लोजर वाला पॉइंट नीडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लीज टेल मी, क्या यहां तक पांचों के पांचों क्वेश्चंस क्लियर हैं? इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, अभिनंदन लिमिटेड। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स पे रेडी, आ जाओ। चलो सर, देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में। क्या हुआ ना, एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। मैं फोटो दिखाता हूं आपको, ठीक है सर? तो हुआ क्या था, 2 कंपनी है, 2 क्या, एक ही कंपनी है, अभिनंदन लिमिटेड। इस अभिनंदन लिमिटेड के पास एक शोकॉज नोटिस आता है जिसमें कंपनी पे पेनल्टी लगती है 500 करोड़ की। कौन लगा रहा है ये पेनल्टी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब एक बात बताना, जब भी कंपनी के पास शोकॉज नोटिस आएगा पेनल्टी का फॉर 500 करोड़, मतलब इसने कोई ना कोई इन्वायरमेंटल लॉ वायलेट किया है। हाँ सर, इसने इन्वायरमेंटल लॉ वायलेट किया है। अब जब इसने इन्वायरमेंटल लॉ वायलेट किया तो कौन सा ऐसे पड़े पड़े जाग गया? सर ऐसे 250।
ऐसे 250 कहता लॉ मेरी बात हो रही है, मैं भी आऊंगा। सिर्फ गोइंग कंसर्न क्यों मजे ले, मैं भी मजे लूंगा। तो हमने ऐसे 250 को भी बुलाया। सर ऐसे 250 किसकी बात करता है? दो तरह के लॉज की बात करता है। एक ऐसे लॉ जिनका डायरेक्ट इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, एक ऐसे लॉ जो अदर लॉज हैं जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, बट अगर आपने इनकी नॉन कंप्लायंस करी तो पेनल्टी लगेगी, और अगर पेनल्टी लगेगी तो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटीरियल इफेक्ट हो सकता है। तो ये कहता है कि एज पर ऐसे 250 हम अदर लॉज के नोक्लार से फर्क पड़ता है जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटीरियल इफेक्ट है, बट पता कैसे चलेगा? क्या पता कैसे चलेगा इन अदर लॉज के बारे में? आई करके। सर आई का क्या मतलब था? इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। आप मैनेजमेंट से इंक्वायरी करते हो कोई नॉन कंप्लायंस की क्या, और जो मैनेजमेंट के पास नोटिस आया है, जो ये शो कॉज नोटिस आया है, आप इसकी इंस्पेक्शन करो क्या चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसे 250 वाली बात मत भूल जाना, ये तो सबसे पहले आएगी। ठीक है सर। दूसरी चीज इस क्वेश्चन में क्या थी? मैंने कहा 500 करोड़ की पेनल्टी लगी है, 500 करोड़ की पेनल्टी लगी है, और कंपनी की कमाई कितनी है? सर कमाई 35 करोड़ है। तो 35 करोड़ की कमाई के साथ क्या 500 करोड़ की पेनल्टी पे कर पाएगी? नहीं सर, कंपनी बिक जाएगी। तो मैंने कहा कंपनी आज बिक रही है या आगे बिक सकती है? सर आगे बिक सकती है। जब भी फ्यूचर में दिक्कत आने वाली होती है तो उसको क्या कहते हैं? मटीरियल अनसर्टेनिटी। तो आप सिंपल सी बात बोलो, यहां पे हमको मटीरियल अनसर्टेनिटी के डिस्क्लोजर चाहिए जो मैनेजमेंट ने नहीं दिए हैं। जो मैनेजमेंट ने प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिए, तो ऐसे केस में सबसे पहले शुभम सर ने क्या सिखाया है? पहले तो 4 डिस्क्लोजर लिखो, इवेंट और कंडीशन, प्लान, मटीरियल अनसर्टेनिटी, एसेट लायबिलिटी वाली लाइन। फिर बोलो क्योंकि डिस्क्लोजर नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। बट सर दिल पे हाथ रख के बताना, क्या 500 करोड़ की पेनल्टी जब लगेगी तो क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिर्फ एक आइटम को अफेक्ट करिए या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हुलिया बदल जाएगा? सर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हुलिया बदल जाएगा। कहीं ना कहीं पूरा पीएनएल हिल जाएगा, पूरा पीएनएल कांप उठेगा। तो जब इनका पूरा पीएनएल कांप उठेगा, क्या मैं बोल दूं परवेसिव इफेक्ट है? हाँ सर परवेसिव इफेक्ट है। तो जब आपको फील आ रही है कि इसका इंपैक्ट परवेसिव होने ही वाला है, परवेसिव परवेसिव जाना नहीं, तो हम यहां पे देंगे एडवर्स ओपिनियन, कहीं ना कहीं एडवर्स ओपिनियन देंगे। फ्लो समझ आया? हाँ, डिस्क्लोजर, एडवर्स ओपिनियन, खत्म कहानी। फिर सर एक अलग से सेक्शन इन्होंने यहां पे और डाला है, इनको ज्यादा ही मजे लेने थे। सेक्शन 143(3)J ऑफ योर कंपनीज एक्ट 2013 जो कहता है कि आपने रिपोर्ट करना है वेदर मैनेजमेंट हैज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड द इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एक छोटी सी अलग चीज आपने ध्यान रखनी है। अब सर क्या ये जो रेफरेंस है सेक्शन की इन्होंने हर क्वेश्चन में डाली है? मैं बताऊं ना, और भी क्वेश्चन मिलेंगे लिटिगेशन वाले, बट वहां पे इन्होंने ये रेफरेंसिंग नहीं डाली। हो सर हम ना इसको अलग से ध्यान रखेंगे। वेरी गुड, यही करना है, यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो आ जाओ एक बार मेरे साथ समरी से, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। रिवीजन के अंदर रिवीजन, कंपनी के पास आया शो कॉज नोटिस फॉर द वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। पेनल्टी की अमाउंट थी 500 करोड़, प्रॉफिट था 35 करोड़। इन्होंने डिस्क्लोजर दो दिया, ऐसा दिया जिसमें कुछ डिस्क्लोज ही नहीं किया। कहते हैं शो कॉज नोटिस आया है, वायलेशन का अमाउंट भी नहीं बताई हो, लीगल डिपार्टमेंट को लगता है कंपनी जीत जाएगी, तो हमने कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट किया। क्या ये डिस्क्लोजर है? इट इज एज गुड एज अ नॉन डिस्क्लोजर। तो अब आप इस मैटर को कैसे रिपोर्ट करोगे? तो मैंने कहा रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले ऐसे 570, उसमें आप बोलोगे यहां पे हम देंगे एडवर्स ओपिनियन, यहां पे कहीं ना कहीं हमको देना है एडवर्स ओपिनियन। ठीक है सर। दूसरी चीज यहां पे मैंने और कौन सी चीज बताई थी? सेक्शन 143 सबसेक्शन 3J, यहां पे आप बोलोगे वेदर कंपनी हैज डिस्क्लोज द इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर। एंड लास्ट में ऐसे 250, सर यहां पे तो रिपोर्टिंग का कुछ लेना देना ही नहीं है, यहां रिपोर्टिंग का कुछ लेना देना ही नहीं है, ज्यादा सवाल नहीं करने, नंबर चाहिए। हाँ इसको अलग से ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने इतनी मेहनत करके एनवायरमेंटल लॉ वाला पॉइंट डाला है तो वो चाहता है आप इसके बारे में लिखो। तो ठीक है, प्लीज 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 इस पॉइंट को मत भूलना कि हम यहां पे बोलेंगे अदर लॉज एंड रेगुलेशन विच डोंट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट। फिर बोलना इसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द नॉन कंप्लायंस। इसके बारे में कैसे पता चलेगा? आई यानी इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करके। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो इस तूफानी क्वेश्चन की यहां मैंने आपको एक प्यारी सी समरी दे दी है। सो कंक्लूजन यही है, एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर शुड बी प्रोवाइडेड, इफ दे आर नॉट प्रोवाइडेड वी विल गिव अ एडवर्स ओपिनियन 143(3)J। एक इन्होंने यहां पे अजीब सी बात लिख रखी है, गोइंग कंसर्न पैरा, जिसका कोई खास लॉजिक नहीं है, तो वो भी मैंने आपको नोट में डाल दिया। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सारे बच्चे बताओ, इस क्वेश्चन नंबर 6 का फुल रिवीजन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर।
पानी के दो दो घूंट लगाओ एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ मेरे साथ। कम ऑन एवरीवन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 मुझे अभी तक एक ही ढंग का क्वेश्चन मिला है, तो इसको आप मार्क भी कर सकते हो, ठीक है, इसको आप मार्क भी कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रिवीजन। मुझे तो लगता है भाई मैं इसको कम से कम 2-3 बार तो ढंग से रिवाइज करके जाऊं बिफोर द एग्जाम। अब आओ क्वेश्चन 7, ये है आपका सीधा साधा क्वेश्चन। सर इतना सीधा साधा क्यों है, ध्यान से समझना। स्टार लिमिटेड का काम क्या है, पावर जनरेट करना। कैसे, कोल से। अब कोल स्कैम आया तो इनको कोल ब्लॉक नहीं मिलेंगे, ठीक है सर। जब कोल ब्लॉक नहीं है तो पावर जनरेशन नहीं होगी। की मैनेजरियल पर्सन चले गए, वेजेस ये पे नहीं कर पा रहे, सैलरी ये पे नहीं कर पा रहे, बैंक इनको फर्दर फाइनेंस नहीं दे रहा, कंपनी के पास कोई प्लान भी नहीं है, फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर भी नहीं है। तो क्या मैं बोल दूं कंपनी के ऑपरेशंस पे ताला लग चुका है, कंपनी के ऑपरेशन बंद हो चुके हैं। हाँ सर, तो जिस कंपनी के ऑपरेशन ही बंद हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। अब जब गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कोई इंपैक्ट नहीं है तो कौन सा ओपिनियन आएगा सर, सीधा सीधा हम यहां पे देंगे एडवर्स ओपिनियन। सीधा सीधा हम यहां पे देंगे एडवर्स ओपिनियन। अच्छा, एडवर्स ओपिनियन के साथ साथ मैंने कहा था कारो 2020 का जो रेफरेंस है, कारो 2020 का जो रेफरेंस है वो हम कहां डालेंगे सर, इसी क्वेश्चन में डालेंगे। कारो 2020 का जो रेफरेंस है वो इसी क्वेश्चन में आएगा। सो कारो 2020 का रेफरेंस भी आप तभी दोगे जब गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। तो ये लोग ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। सो लास्ट में कहते हैं व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो सबसे पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताओ, क्योंकि वहीं पे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएटनेस की बात होती है कि सबसे पहले आज देखेंगे गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, फिर देखेंगे कंक्लूड करके मटीरियल अनसर्टिनिटी तो नहीं, और अगर लगता है गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है एडवर्स ओपिनियन। फिर इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल रखा है, वो भी डाल देना, जरूरत नहीं थी बट ये डालते तो हम भी ध्यान रखेंगे। व्हेन एडिक्वेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड ऑफ मटीरियल अनसर्टिनिटी गिव अ क्वालिफाइड एडवर्स, एंड इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड एडवर्स से मटीरियल अनसर्टिनिटी है बट डिस्क्लोजर नहीं। देन कंक्लूजन में क्या आएगा, वही सेम चीज, एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, जो कि इन्होंने यहां पे गलत लिख रखा है। फिर आप बोलोगे क्लॉज 19 के हिसाब से कारो 2020 की रिपोर्टिंग, जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली। ये गलत क्यों है, यहां पे ये आना चाहिए ना, गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस। इन्होंने गलत प्रिपेयर करे हैं, तो वो सब लिखना चाहिए था, इन्होंने लिख दिया मटीरियल अनसर्टेनिटी, लीव इट। तो सीधा साधा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं है, एक आध बस गलती है वो हमने को ध्यान रखनी है। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, छोटा सा क्वेश्चन है सर, ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स लिमिटेड। क्वांटम मैकेनिक्स लिमिटेड का क्वेश्चन क्या कहता है, आपने फोटो बनाई होगी मेरे साथ क्लास में, हाँ सर फोटो पे आ जाओ। क्वांटम मैकेनिक्स लिमिटेड में सर कोई टेंशन नहीं है, बेसिकली कंपनी लीगल एंड रिटेनरशिप फीस पे कर रही है इन द क्वेश्चन। अब ये लीगल एंड रिटेनरशिप फीस पे क्यों कर रही है, अगर आप क्वेश्चन की समरी पढ़ो तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, इन्होंने लीगल रिटेनरशिप फीस पे करी है क्योंकि इनके पास नोटिस आया था टू डीकमीशन द प्लांट। अब जो प्लांट बंद हो रहा है इसके रिगार्डिंग इन्होंने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं दिया है, प्लस ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं था, 75% ऑफ द प्रोडक्शन वॉज फ्रॉम दिस प्लांट, और अगर ये प्लांट बंद हो गया कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, गोइंग कंसर्न पे खतरा आ सकता है। तो जो ऑडिट पार्टनर था मिस्टर शलभ, वो कहता है कि भाई नो एक्शन, ठीक है, नो एक्शन डालना, नो एक्शन नेसेसरी फ्रॉम द ऑडिटर। बट मिस्टर मनोज को लगता है नहीं नहीं हमको एक्शन लेना चाहिए, हमको एक्शन लेना चाहिए, हमको इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। तो बताओ किसका व्यू बेटर लग रहा है, तो मनोज का व्यू बेटर लग रहा है, ऑब्वियसली बात है इसके बारे में रिपोर्ट होना चाहिए, देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी। कमेंट विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबल ऐसे। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में इन्होंने डाला लीगल एंड रिटेनरशिप फीस, कौन से ऐसे पे ले गया, वापस ये ऐसे 250 पे ले गया, वापस ये ऐसे 250 पे ले गया। तो एक बार आ जाओ ऐसे 250 का फ्लो समझते हैं। जब भी लीगल एंड रिटेनरशिप फीस पे होती है इट इज अ इंडिकेटर ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। अब अगर नॉन कंप्लायंस का मटेरियल इफेक्ट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज नॉट डिस्क्लोज्ड, गिव अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। अब जब आपको पता है 75% ऑफ द प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड, इट इज अ मटेरियल एंड परवेसिव थिंग, सो यू विल गिव अ एडवर्स ओपिनियन। ठीक है सर, ये तो ऐसे 250 के हिसाब से हो गया। बट अगर मैं बात करूं ऐसे 570 की, ठीक है सर, क्या मैं बोल दूं क्वेश्चन में मटेरियल अनसर्टेनिटी है, हाँ, प्लांट आज बंद हो रहा है या आगे जाके बंद होगा, सर आगे जाके बंद होगा। तो जब भी आगे जाके दिक्कत आएगी
आप बोलोगे देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है सर, अब क्योंकि इसका डिस्क्लोजर नहीं है, इंपैक्ट इज मटेरियल प्लस परवेसिव, वी विल गिव अ एडवर्स ओपिनियन। हम कहीं ना कहीं एडवर्स ओपिनियन देंगे। तो ये फ्लो आपने ध्यान रखना है। आ जाओ एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले ऐसे 250 बोर्ड पे फोकस करो। If the nuclear has a material effect and it is not adequately reflected in financial statement, give a qualified or adverse opinion। ठीक है सर। अब जो थिरुनल्ली प्लांट था ये 75% एनुअल प्रोडक्शन के लिए था। सो यहां जो नॉन डिस्क्लोजर है, इट इज सच अ सिग्निफिकेंट मैटर कि इसका इंपैक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव होगा। और क्योंकि मटेरियल प्लस परवेसिव है तो यहां क्या आना चाहिए था? बोलो बोलो बोलो, एडवर्स ओपिनियन। इन बदमाशों ने क्या लिखा? क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन कंसीडरिंग द लेवल ऑफ इंपैक्ट। अरे सीधा लिखो ना एडवर्स। सो मैंने यहां पे नोट दे रखा है, दे शुड हैव क्लियरली स्टेटेड द एडवर्स ओपिनियन। सर क्या बढ़िया काम किया आपने, बचा बचा के चल रहे हो आप हमको। फिर आओ ऐसे 570, बड़ा सिंपल है। पहले आप बोलो यहां पे कोई इवेंट और कंडीशन है, यानी पेंडिंग रेगुलेटरी और लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एंटिटी विच कैन रिजल्ट इन क्लेम, जो एंटिटी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इट इज अ एग्जांपल ऑफ इवेंट और कंडीशन दैट कैन कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट। और इस मटेरियल अनसर्टिनिटी को लेके कोई डिस्क्लोजर नहीं है। तो जब भी डिस्क्लोजर नहीं होता तो हम देते क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। एंड क्योंकि यहां पे इंपैक्ट मटेरियल प्लस परवेसिव है तो चुपचाप एडवर्स ओपिनियन दे देना। मिस्टर मनोज का व्यू प्रॉपर लग रहा है कि हमको यहां पे रिपोर्ट करना चाहिए। क्या मैं बोल दूं अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया? नहीं सर, एकदम टुचुम मुचुम क्यू टू क्वेश्चन है। इसी तरह हमको डील करके चलना है। नाउ एवरीवन कम विद मी टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किसकी बात करता है? सीक इंडिया लिमिटेड। सीक इंडिया लिमिटेड के केस में सर क्या हो रहा है, जो ट्रेड पेबल्स हैं ये बहुत ज्यादा ओवरड्यू हो रहे हैं। दूसरी चीज इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी? जो की फाइनेंशियल रेशियोज हैं लाल में जा रहे हैं। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डिस्क्लोजर नहीं दे रखा। बैंक इनको फर्दर पैसे विड्रॉ करने नहीं दे रहा फ्रॉम द कैश क्रेडिट फैसिलिटी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नोट्स टू अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। हाउ विल यू रिपोर्ट इन दिस ऑडिट रिपोर्ट? अब सारे बच्चे बताओ यहां पे आईसीआई की अजम्पशन क्या है? यहां पे आईसीआई की अजम्पशन है, क्या कंपनी के ऑपरेशंस बंद हो गए? नो सर, द ऑपरेशंस आर स्टिल कंटिन्यूइंग। द ऑपरेशंस आर स्टिल कंटिन्यूइंग, बट कंपनी की जो हालत है, कंपनी की जो हालत है कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके कंपनी बंद हो सकती है। तो जब प्रेजेंट में कंपनी कंटिन्यू करती है और फ्यूचर में बंद हो सकती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। और क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर नहीं है तो इन्होंने क्या किया सर? इन्होंने सिंपल सी बात बोला, बिकॉज देयर इज नो डिस्क्लोजर वी विल गिव अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। अब यहां पे और ये लोग क्या क्या दे सकते थे सर? यहां पे बेसिस दे सकते थे, बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे सकते थे। ठीक है सर, और बताओ क्या दे सकते थे सर? वो जो आपने हमको 4 डिस्क्लोजर सिखाए हैं मटेरियल अनसर्टेनिटी के केस में वो दे सकते थे। क्योंकि भाई खोखला क्वेश्चन है ना। अगर आप देखो क्वेश्चन में कुछ जान थी नहीं सर, बस पता लगा इवेंट और कंडीशन है, बताया मटेरियल अनसर्टेनिटी है और एक लाइन लिख के छोड़ दी। सो डू यू थिंक दिस आंसर इज इनफ? नो सर। तो आई फील कहीं ना कहीं बेसिस वाला पॉइंट भी आना चाहिए था, डिस्क्लोजर वाले 4 पॉइंट भी आने चाहिए थे, अगर हम सिंक में चले जो बाकी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन करे थे उनके साथ। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर नहीं है तो आपने इस तरह से डील करके चलना चाहिए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। बस इक्के दुक्के क्वेश्चन और रह गए हैं, इक्के दुक्के क्वेश्चन और रह गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 तो तुम लोग ही मुझे बताओ। ठीक है, दिल पे हाथ रख के सारे बच्चे जवाब देंगे, मुझे मजा आएगा बिना चीटिंग करे। कहता है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो अगर ये एप्रोप्रिएट नहीं है तो कौन सा ओपिनियन दोगे मुझे बताओ? मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सही यूज नहीं करी। विच ओपिनियन विल कम इन दिस केस? वेरी वेरी गुड सर, यहां हम देंगे एडवर्स ओपिनियन। यहां हम देंगे एडवर्स ओपिनियन। क्या बात है? अच्छा, सीएफओ कहता है मैनेजमेंट इसका डिस्क्लोजर देने के लिए रेडी है। मैनेजमेंट इसका डिस्क्लोजर देके रेडी है दैट इट इज इनएप्रोप्रिएट टू यूज द गोइंग कंसर्न असम्पशन। क्या डिस्क्लोजर से फर्क पड़ता है? मैंने कहा बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ द मैनेजमेंट डिस्क्लोजेस स्टिल वी हैव टू गिव द एडवर्स ओपिनियन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सर कितने क्वेश्चन और? मैंने कहा 2 क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और। भाई साहब तुमने आधे घंटे के अंदर अंदर, हाफ एन आवर के अंदर अंदर गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन बैंक निपटा दिया। क्या बात कर रहे हो? क्रुशित कह रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, आई डोंट गिव अ डैम।
क्या बात है, 2 क्वेश्चन रह गए बस, जल्दी से पानी के 2-2 घूंट लगाएंगे एंड गेट रेडी। चलो सर, मजा आ गया सर। समरी ने तो सर सारा जो समेट दिया ना, समरी का काम ही गुरु क्या है, समेटना। सारा मामला समेट दो। आओ मेरे साथ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। बुर्रा, मैंने कहा मानो लिमिटेड इज फेसिंग लिक्विडिटी कांस्टेंट, मतलब सर इनके नलके में पानी नहीं आ रहा, बैड जोक। लिक्विडिटी मतलब देयर इज अ कैश क्रंच, ओके सर। अब जब कंपनी में कैश क्रंच चल रहा है, कैश की कमी है, तो यहां हमको डाउट हो रहा है ओवर द गोइंग कंसर्न। इनकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो गई। क्या मैं बोल दूं देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी? हाँ सर, इवेंट और कंडीशन में मटेरियल अनसर्टेनिटी है, कंपनी बंद होने वाली है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो गया 31 अगस्त 2024 को। लैंडर आए, इन्वेस्टर आए, बाकी लोग आए, अपने अपने प्लान देके चले गए टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऑन 1 जनवरी 25। इनका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया 2 मार्च 2025 को, ठीक है सर। एनसीएलटी का अप्रूवल भी आ गया 4 मई 2025 को। अब जब ये प्लान होगा, जब ये प्लान और कमिटमेंट फॉलो होंगे एज अ पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, तो इनसे इनकी पुरानी डेट्स सारी क्लियर हो जाएंगी। जिनकी वजह से भी नेगेटिव कैश फ्लोज हो रहे थे, वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो क्या मैं बोल दूं रेजोल्यूशन प्लान का आना इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर? अगर कंपनी का रेजोल्यूशन प्लान आता है जिससे पुरानी सारी डेट्स खत्म हो जाती है, इट इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। यस, इट इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब यहां पे मिटिगेटिंग फैक्टर की बात हो रही है तो तुमको मिटिगेटिंग फैक्टर मिला कैसे? सर, हमको पहले इवेंट और कंडीशन मिली, फिर हमने 5 एडिशनल प्रोसीजर करे ये देखने के लिए कि मटेरियल अनसर्टेनिटी है या नहीं और मिटिगेटिंग फैक्टर है कि नहीं, और फिर उसके बाद हमको पता चला मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, मिटिगेटिंग फैक्टर है। और जब मिटिगेटिंग फैक्टर होता है और मटेरियल अनसर्टेनिटी खत्म, तो हमको सिर्फ क्या डिस्क्लोज करना है? यू ओनली नीड टू डिस्क्लोज द इवेंट और कंडीशन। सिर्फ और सिर्फ आप इवेंट और कंडीशन डिस्क्लोज करोगे और कुछ भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप समरी में देखो, कुछ नहीं करना। पहले तो हमारी फेवरेट लाइन, वेन एवर द इवेंट्स एंड कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो हम परफॉर्म करेंगे एडिशनल प्रोसीजर, एविडेंस लेंगे कि क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड कंसिडर द मिटिगेटिंग फैक्टर। फिर हमारे फेवरेट 5 प्रोसीजर, कंक्लूजन स्टेज पे बस हम देखते हैं अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी है विद रिस्पेक्ट टू इवेंट एंड कंडीशन। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है तो डिस्क्लोज जस्ट द इवेंट्स एंड कंडीशन, दैट्स इट। एंड फैक्ट्स ऑफ द केस के हिसाब से बोलो, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान इज अ मिटिगेटिंग फैक्टर बिकॉज इवेंट्स एंड कंडीशंस आर मिटिगेटेड इफेक्टिवली, नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, ये गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन था या की ऑडिट मैटर का क्वेश्चन था? सर, ये की ऑडिट मैटर का क्वेश्चन था। ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कंपनी ने प्लान किया है टू क्लोज द बिजनेस। अगेन आईसीआई की अजम्पशन क्या है? सर, आईसीआई की अजम्पशन है आज एंटिटी बंद नहीं हो रही, आज सब कुछ ठीक है, कल को जाके एंटिटी बंद हो सकती है। तो जब भी हम कल की बात करते तो ये लोग मानते देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये लोग मानते देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी। अब ये कहता है मटेरियल अनसर्टेनिटी को लेके इन्होंने एक एडिशनल नोट दिया है। दे हैव गिवन इन द नोट्स टू अकाउंट्स की कंपनीज बिजनेस विल सीज इन द फ्यूचर एंड एसेट्स विल बी डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द प्लान। इस बारे में इन्होंने की ऑडिट मैटर में बताया। तो मैंने तो आपको कहा ही था, इस बारे में आप मुर्ग पैरा भी डालते हो, की ऑडिट मैटर पैरा भी डालते हो। अब जो की ऑडिट मैटर पैरा डाला उसमें इन्होंने डिटेल में नहीं बताया, इन्होंने दी बस रेफरेंस टू द पॉसिबल सीजेशन एंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड एडजस्टमेंट्स एट द टाइम ऑफ सीजेशन। क्या ये कमेंट काफी है? मैंने कहा कमेंट काफी नहीं है। तो आपने अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है, ये छोटा सा आंसर आप बस ध्यान रखना। सबसे पहले बोलो मैनेजमेंट का जो इंटेंशन है टू लिक्विडेट द एंटिटीज वन ऑफ द इवेंट्स और कंडीशन। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, अरे लास्ट में देखो ना, जब हमने ऑपरेटिंग इवेंट्स पढ़े तो ऑपरेटिंग इवेंट में पहला पॉइंट ये तो था मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट द एंटिटी। यस सर, सो इट इज वन ऑफ द इवेंट्स विच कैन अफेक्ट द गोइंग कंसर्न। फिर इन्होंने गलत लाइन डाली, इफ द इवेंट एंड कंडीशन आर आइडेंटिफाइड एंड देयर इज नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एडिक्वेटली डिस्क्लोज द इवेंट और कंडीशन। ये आपने गलत सी लाइन ध्यान रखनी है, ठीक है सर। फिर बोलो एज पर ऐसे 701, जब भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है इट इज बाय इट्स नेचर अ की ऑडिट मैटर। तो ऐसे 701 कहता है आप इसको रिपोर्ट करके चलो इन द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर। फिर फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एक दो लाइन में और बोलो मैनेजमेंट का जो इंटेंशन टू लिक्विडेट है इट इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, इट इज अ की ऑडिट मैटर।
तो हमको इसको रिपोर्ट करना चाहिए। जो आपने एक सिंपल रेफरेंस दिया है, क्वेश्चन में लिखी थी लाइन, जो आपने सिंपल रेफरेंस दिया टू पॉसिबल सीजेशन, बस उतना लिखना और बोलना इट इज नॉट सफिशिएंट। ये कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है। तो मैं बताऊं ना, 100 बात की एक बात, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। बस इतना बोलना है, जहां भी मटीरियल अनसर्टेनिटी वहां मुर्ग पैरा तो आता ही है, बट कैम पैरा भी आता है। और कैम पैरा में बस आप इतनी सिंपल रेफरेंस डाल दोगे कि ऐसे ऐसे बंद होने वाली एंटिटी, ये काफी नहीं है, आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। अच्छा, ये लाइन गलत क्यों थी भाई? मटीरियल अनसर्टेनिटी है तभी तो कैम की बात कर रहे हैं, कैसे लिख दिया मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है? हाँ सर। तो बस यहां आपकी प्रेम पूर्वक तरीके से पूरी की पूरी ऐसे 570 का क्वेश्चन बैंक अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स फुल रिवीजन इज डन डनाडन डन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। सर अब क्या बाकी है? अब क्या बाकी है कुछ है? नहीं नहीं सर, हमको बताओ। पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड चैट बॉक्स में रेडी। अब आओ मेरे साथ, अब आओ मेरे साथ। सर कैसा हो अगर हमको पूरा का पूरा गोइंग कंसर्न एक पेज में मिल जाए? तो मैंने कहा कैसा होनी, हो गया पूरा का पूरा गोइंग कंसर्न मैंने आपके एक पेज में यहां पे डाल दिया। ये समरी चार्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी पे मिल जाएगा। तो कुछ मत करना, अपना एक रजिस्टर का पेज लेके बैठना एंड एज इट इज ये चार्ट आपने कॉपी करना है और इस रिवीजन के साथ बैठ जाना है। एंड मैं बता रहा हूं 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा गोइंग कंसर्न आपका यहां पे रिवाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा गोइंग कंसर्न साथ में रिवाइज हो जाएगा। आओ मेरे साथ, तुमको कराते थोड़े थोड़े मजे। ऐसे 570 समरी रिवीजन्स। अब ये रिवीजन तुमको समझ आएगी क्योंकि नाउ यू पीपल आर ऑन दैट लेवल जहां ये चीज अब आप आराम से हैंडल कर सकते हो। सबसे पहले हमने इस ऐसे में बात करी अबाउट गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर अप्रोप्रिएट है तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड ऑन अ बेसिस दैट एसेट्स रियलाइज हो जाएंगे, लाइबिलिटीज डिस्चार्ज हो जाएंगी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है सर। अगर गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट नहीं है तो यू विल फॉलो लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू असेस द गोइंग कंसर्न एंड गिव प्रॉपर डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस सर। अब अगर मैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो हमने डिस्कस किया था 2 स्टेजेस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर क्या क्या स्टेजेस थी? सबसे पहले आज की डेट में देखो क्या गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है। हाँ सर, ये कर लो पहले। आज की डेट में गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है एंड फिर देखो आगे जाके कोई मटेरियल अनसर्टिनिटी तो नहीं। अब सर सबसे पहले ऑडिटर कौन से प्रोसीजर करता है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द इवेंट और कंडीशन। अब यहां पे मैनेजमेंट के पास जाओ और मैनेजमेंट से पूछो गोइंग कंसर्न असेस किया या नहीं किया। अगर गोइंग कंसर्न असेस किया तो डिस्कस करो गोइंग कंसर्न असेसमेंट, इंक्वायर करो कोई इवेंट और कंडीशन मिला और उस पर मैनेजमेंट का प्लान क्या है। अगर गोइंग कंसर्न असेस नहीं किया तो उनसे डिस्कस करो। अगर गोइंग कंसर्न असेस नहीं किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से कैसे बना दिए। फिर साथ ही साथ इंक्वायर करो अबाउट द इवेंट और कंडीशन। अब जब भी गोइंग कंसर्न असेसमेंट इवैल्यूएट करोगे तो मिनिमम 12 महीने कवर होने चाहिए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। ठीक है सर। अब बात करते हैं एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की। एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का मतलब है जब यहां पे आपको इवेंट और कंडीशन मिले तो फिर आप चेक करो मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं या फिर कोई मिटिगेटिंग फैक्टर तो नहीं। इसके लिए 5 प्रोसीजर करने। अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं कर रखी तो रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट फॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट। अब उन्होंने गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर ली तो उनसे मांगो प्लान टू डील विद द इवेंट एंड कंडीशन। उसमें 2 क्वालिटीज होनी चाहिए, इंप्रूव द सिचुएशन, इट शुड बी फीजिबल। ठीक है सर। अच्छा, फीका फीका प्लान समझ नहीं आता, हमको नंबर्स भी चाहिए, सो हम चले मांगने कैश फ्लो फोरकास्ट। इसमें 2 चीजें चेक करेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन। कई दिन हो गए हैं गोइंग कंसर्न असेस करे हुए, तो देखो कोई एडिशनल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स तो नहीं है जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहे हो। एंड लास्ट में जो ये प्लान था ना, इसको लेके आपने लेनी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द प्लान एंड देयर फीजिबिलिटी। ठीक है सर। जब एडिशनल प्रोसीजर हो गए उसके बाद आना कंक्लूजन स्टेज पे। कंक्लूजन इज सेम एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कंक्लूड करो क्या गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, क्या मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है। कोई भी केस हो, अगर इवेंट और कंडीशन है तो हमको डिस्क्लोजर चाहिए। डिस्क्लोजर के केस में चेक करना इवेंट और कंडीशन में मटेरियल अनसर्टिनिटी है या नहीं। अगर मटेरियल अनसर्टिनिटी है, 4 चीजें डिस्क्लोज होंगी। एक तो इवेंट एंड कंडीशन, उस पे मैनेजमेंट का प्लान, फिर बोलो मटेरियल अनसर्टिनिटी है तो एंटिटी में बी अनेबल टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे ऑफ द लाइबिलिटीज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। क्या बात है सर। अगर मटेरियल अनसर्टिनिटी नहीं है यानी ये मिटिगेट हो चुकी है तो सिर्फ इवेंट एंड कंडीशन को डिस्क्लोज करना है।
लास्ट में हमने बात करी रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग में मैंने आपको कहा था बस दो केसेस हो सकते हैं, या तो गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है और फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बने हैं तो चुपचाप एडवर्स ओपिनियन दे देना। अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है और मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो हमको क्या चाहिए? डिस्क्लोजर। तो या तो डिस्क्लोजर है या डिस्क्लोजर नहीं। अगर डिस्क्लोजर है तो दे दो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जैसा आप चाहते थे वैसा ही है, बट मैं इन डिस्क्लोजर पे अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं तो उस पर डालूंगा मुर्ग सेक्शन, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इसमें मैं बोलूंगा ड्रॉ द अटेंशन टू द नोट, जिस नोट में हमने मटीरियल अनसर्टेनिटी के बारे में बता रखा है। तो हम बोलेंगे मटीरियल अनसर्टेनिटी है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं। मटीरियल अनसर्टेनिटी है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं, तो इसको लेके हमारा ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। ठीक है सर। फिर अगर डिस्क्लोजर नहीं है तो हम देंगे क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, एंड जो भी बेसिस है फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन उसमें बोल देना मटीरियल अनसर्टेनिटी तो है बट डिस्क्लोजर नहीं। ठीक है सर। फिर हमने एक और रिपोर्टिंग पढ़ी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड इन कारो 2020। कौन सा क्लॉज था? मैं क्लॉज नंबर भूल गया। ओ माय गॉड। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिख के आओ। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में लिख के आओ। हिंट दे रहा हूं कौन सी उम्र से ग्रोइंग कंसर्न होता है, मैं बता रहा हूं। क्लॉज नंबर 19, क्लॉज नंबर 19 पैरा 3 कारो 2020। क्लॉज नंबर 19 पैरा 3 कारो 2020 ये कहता है सर कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ 5 चीजें, बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज रेशियोज प्लस मैनेजमेंट के जो भी प्लान्स एंड अदर इंफॉर्मेशन, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने बोलना है नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। मतलब कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग द लाइबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट डेट। कौन सी लाइबिलिटी? जो भी ड्यू है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। वेरी वेरी गुड। क्लॉज 19 पैरा 3 कारो 2020। क्लॉज 19 पैरा 3 कारो 2020। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी ऐसे 701 में कि जो भी मटेरियल अनसर्टेनिटी होती है रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, इट इज बाय इट्स नेचर अ की ऑडिट मैटर। ये एक की ऑडिट मैटर भी होती है। अब कुछ नोट्स ध्यान रखना जो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। सर क्या अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर नहीं है और गोइंग कंसर्न बहुत ज्यादा सवेयरली अफेक्टेड है, सवेयरली अफेक्टेड है मतलब क्वेश्चन में ऐसे फैक्ट्स दे रखे कि 75% प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी, 500 करोड़ की पेनल्टी लगेगी, तो अगर यहां पे डिस्क्लोजर नहीं है तो यहां पे आप कंक्लूजन में एडवर्स ओपिनियन दोगे। ठीक है सर। कारो की रिपोर्टिंग तभी करनी है जब आईसीआई क्वेश्चन में दे गोइंग कंसर्न इज इनएप्रोप्रिएट। एंड लास्ट में जहां भी क्वेश्चन में कोई इंडिकेटर मिलते हो ऑफ नोक्लार तो आप एसए 250 का रेफरेंस भी देके आओगे। यू विल ऑल्सो गिव द रेफरेंस ऑफ एसए 250। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आई होप ये जो समरी रिवीजन हमने करी, मैं ये मान के चल रहा हूं आपने एक बार पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है, एंड नाउ यू आर रेफरिंग टू दिस समरी रिवीजन जस्ट नियर टू द एग्जाम। सो आई होप इट वाज यूजफुल। इसी तरह खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। मेक श्योर अब आप भी एग्जाम्स में रॉक करेंगे। और अगर कल को कोई बोले यार गोइंग कंसर्न कितना बड़ा ऐसे है, तो एक स्माइल कर देना, एक स्माइल कर देना और उसको बता देना बड़ा तो है, बड़ा तो है, बड़ा तो है, बड़ा तो है, मजा भी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव एन ऑसम डे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू गिव इट अ लाइक, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। एंड या लगे रहो मित्रों, लगे रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलो।